आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, तब पहले तो मैं सब हम मेरे जो नाज़रीन हैं उनको मैं जुम्मे की बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी। और इसी के साथ क्योंकि आप देख रहे होंगे गुज़श्ता कई रोज़ से जो है हम मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रांसमिशन कर रहे थे और आज जो है 11 मुहर्रम उल हराम है और इसी के साथ साथ अपने दुआओं में याद रखें। लेकिन मैं बात करूँगी क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले दिनों जो है कोविड की शरह में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ लोगों ने एसओपीज़ को भी फॉलो नहीं किया। स्कूल्स खुल रहे हैं, 23 अगस्त से स्कूल खुलने के इम्कानात हैं। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि एसओपीज़ तो फॉलो हो नहीं रही हैं, लेकिन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड कॉलेजेस जो है वो किस तरह से स्टूडेंट्स पे जो है एसओपीज़ लाजिम करेंगी, किस तरह से एसओपीज़ फॉलो करवाया जाएगा। और छोटे बच्चे जो है उनमें भी जो है कोविड जो है की सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पोलियो मुहिम का एक दफ़ा फिर से आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन पोलियो आज भी वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पिला रहे हैं। और इसके अगर मैं इस पोलियो के हवाले से मैं बात करूँ तो पोलियो के जो मामलात हैं वो आपके सामने, कितने बच्चे जो है पोलियो के कतरे ना पीने से जो है पोलियो के उस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इसी वजह से आज हम अपने प्रोग्राम में जो है पोलियो के हवाले से बात करेंगे और जो मुहर्रम अल हराम के हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में जो है गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया, पोलियो और स्कूल्स फिर से एक दफ़ा खुलने जा रहे हैं। 23 अगस्त को जो है इम्कानात हैं स्कूल्स खुलने का। क्या वालिदैन मुतमईन हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूँ एसओपीज़ की और कोविड की शरह में, तो फिर से ज़ाहिर सी बात है आप देख ही रहे इजाफा हो रहा है। इसी वजह से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मेरी गेस्ट जो है उनका तारुफ कराती चलूँ आपको। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, हम खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? खैरियत से। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा शराजी, ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड कॉलेज सिंध के वाइस चेयरमैन है। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं। पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगी ज़ाहिर है, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो खुलने जा रहे हैं और वालिदैन जो है फिर से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चे जो हैं उनमें भी कोविड के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी इसी हवाले से आप बताएं कि आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, एसओपीज़ का क्या मामला है, वैक्सीनेशन वगैरह का कोई गवर्नमेंट के सिलसिले में आप लोगों की बात हुई है? क्योंकि छोटे बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कि आपने ये मौका दिया इस मुश्किल हालात में, कि जिसमें प्राइवेट स्कूल्स, इनके बच्चों के वालिदैन, बच्चे, इससे रिलेटेड बाकी कारोबारी हजरात बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला जो आपका सवाल है इसके मुताबिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्राइवेट सेक्टर तकरीबन अपने टीचर्स को वैक्सीन करवा चुका है और हमें डायरेक्टरेट से भी हिदायत मिली कि आप लाजमी तौर पर करवा लें, और इंशाल्लाह इनकी रिपोर्ट्स भी उन्हें मांगी है, वो रिपोर्ट्स भी हम जमा करा देंगे। और हमारे बहुत सारे स्कूलों ने, हत्ता कि हमारी एसोसिएशन ने भी ये काम किया कि हमने अपने अपने स्कूलों के अंदर वैक्सीन सेंटर बनवाए, मोबाइल वैक्सीन आई, और हमारे बच्चों को के वालिदैन को, असातिज़ा को और गली महल्ले के जो दूसरे लोग भी रोज़ पड़ोस में थे उन सबको वैक्सीन करवाई। तो इस मामले में हम मुतमईन हैं। एसओपीज़ का भी जितना ख्याल हम प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से मुराद हमारे अपने तालीमी इदारे जितना ख्याल रखते हैं, इतना कोई भी नहीं रख सकता। ये बच्चे हमारे पास आके बहुत ज़्यादा महफूज हो जाते हैं। हम इनका खेल कूद के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा असम्बलियाँ ख़त्म कर डाली थी, रिसेस ख़त्म कर ली, खाने पीने की चीज़ों की जो कैंटीनें थी वो बंद कर डाली, ताकि बच्चा अपने घर से लेकर आए। किसी भी लिहाज से इन्हें इस चीज़ का डर ना रहे कि भाई कोरोना ने हमने आना है। इस कोरोना ने हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत भी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे मुकम्मल तौर पर एसओपीज़ का ख्याल रख भी रहे हैं और रखेंगे, मज़ीद भी रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज़ मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर जब छोटे बच्चे जो मतलब प्राइमरी और इसके जो हैं प्रेप वन और इस टाइप के जो स्टैंडर्ड के जो होते हैं छोटे बच्चे, तो उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरह से अभी मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हमने इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी अभी रोकी हुई हैं, तो अभी कोविड का ज़ाहिर सी बात है दौर है, तो इसमें उनके लिए कितनी ज़रूरी है ये सब चीज़ें?
फिज़िकल एक्टिविटी तो नॉर्मल एक फंक्शन है स्पेशली, और बच्चों के लिए तो अगर बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी ना करें तो इसका मतलब वो बच्चे नहीं हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये कहते हैं बच्चों को कि भाई कोई अगर दौड़ रहा है, भाग रहा है, हम कहते हैं बच्चों की तरह ना दौड़ो भागो। मतलब ये एक नॉर्मल, बच्चों की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट भी है, और एक ख़ास जो है वो इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि वो इस एक्टिविटी करेंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी। अब क्योंकि ये एक मजबूरी है और ग्लोबली है, पूरी दुनिया में ही ऐसा है, तो हमें फिजिकली, देखिए फिजिकल एक्टिविटी रोक नहीं सकते हम, लेकिन उसको केयरफुली एसओपीज के साथ बच्चों को करवा सकते हैं। सपोज अब हम फिजिकल एक्टिविटी की टाइप चेंज कर देंगे। मतलब जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी पहले कर रहे थे कि हम बच्चे सॉकर खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं एक साथ गैदर, मतलब क्राउडेड एरियाज में उनकी एक्टिविटी हो रही थी। अब जो है हमारा एक्टिविटी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हम बच्चों को साइकिलिंग करा सकते हैं। साइकिलिंग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है। अब ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चे वो बाईसाइकिल करें, उनको ट्राईसाइकिल यानी 3 पहियों वाली साइकिल पे भी वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। फिर हम उनको बच्चों को इस तरह से बैडमिंटन में डिस्टेंस होता है बच्चों के दरमियान, तो बच्चे बैडमिंटन खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, क्रिकेट में तो फिर भी बच्चे साथ में होते हैं ना, ये बैडमिंटन में तो डिस्टेंस होता है, सोशल डिस्टेंसिंग आपकी 6 फीट की होती है, वो आप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को, मतलब कम बच्चों की गैदरिंग में भी करवा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर हम इनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो आपको पता है हमारे यहाँ जो रेशियो है बच्चों का, छोटे बच्चों का 2 to 3% जो है वो छोटे बच्चे जो है वो फिजिकली ना होने की वजह से एक्टिविटीज़ और दूसरे उनके प्रॉब्लम होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार। डिप्रेशन में जाने में मैं भी आपसे ये सवाल करने वाली थी, क्योंकि डिप्रेशन जैसे हम पहले बड़ों की बात किया करते थे कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन जो है पाया जा रहा है, तो वो क्या वजूहत हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं छोटे बच्चे? देखिए ये मतलब जैसे मैंने आपको रेशियो बताया कि 2 to 3% जो है वो छोटे, और जो टीनेजर हैं 4 to 8% रेशियो है उनका। 4 to 8% काफ़ी बड़ा मतलब रेशियो होता है जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा, इस डिप्रेशन की कई वजह हैं, उसमें उनकी बच्चों के अंदर बिहेवियर चेंजेस आती हैं, उदास होते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अपने लोगों से जो है लड़ना पीटना। इसमें 3-4 किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि डिप्रेशन का बायस बनते हैं। एक तो होता है, इसको कहते हैं कि अपोजिशन बिहेवियर। अपोजिशन बिहेवियर में ये होता है कि अगर आपने कोई बात अपने बच्चे से कही, बच्चा उसका उलट करेगा, कहेगा कि नहीं, आपने कहा कि खाना खा लो, खाना नहीं खाएगा, आपको अगर पढ़ लो तो वो पढ़ेगा नहीं। इस तरह का ये जो है ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा बच्चों में अर्ली, शुरू में जो बच्चे जब डिप्रेसिव उसमें जा रहे होते हैं तो ज़्यादातर बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो ये होता है, इसको कहते हैं कि नेगेटिव बिहेवियर होता है या इसको अपोजिशन बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होती है? सोशल इंटरेक्शन, जैसे पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, माँ जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बच्चों को डांट रही है। अब जाहिर है बच्चे घर में हैं तो यही सारे प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। या फिर आप अपनी फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स या अपने नौकरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे हैं कि हमने उसको सबक सिखाया, या कोई भी अपना डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई हुई बच्चों के सामने। तो बच्चे क्या है, हम समझते हैं बच्चे 5 साल 4 साल जो है वो छोटे बच्चे, लेकिन उनकी जो है पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। बच्चे ये चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, उनके अंदर पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है उनकी। तो इसी तरह से ये बच्चे जो है, फिर सेकेंड जो इसका स्टेज आता है उसे कहते हैं कंटेक्ट बिहेवियर। कंटेक्ट बिहेवियर में ये वो बच्चे क्या करने लगते हैं कि अब ये सीखा, उसके बाद बच्चे अपने जिस्मानी, मतलब उससे, जैसे कि बच्चा अपना छोटा बहन भाई है उसे थप्पड़ मार दिया, फुटबॉल खेल रहे हैं तो बॉल किसी को मार दी, स्कूल में जो है वो चाकू लेके चले गए, स्कूल में जो है कोई ऐसा वेपन ले गए, लड़ाई हुई तो हम दोस्तों में ग्रुप बना लिए, बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया, बुली करना शुरू कर दी। तो सेकंड जो है वो इस वजह से, मतलब स्टेजेस बढ़ते चले जाते हैं, फिर वो कंटेक्ट बिहेवियर में आ जाते हैं। फिर एक और बिहेवियर, इसके बाद एक और बहुत बिहेवियर जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है उसको हम कहते हैं ADHD। उसमें ये होता है कि जो है बच्चों के अंदर अटेंशन या इम्पल्सिव बिहेवियर भी इसको कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम कहलाती है। उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी तरफ अटेंशन हासिल करने के लिए कि वो चीखेंगे, जी वालिदैन की, टीचर्स की, चीखना शुरू करते हैं, मारते हैं, बोलते हैं। जैसे टीचर कोई चीज़ बता रही है तो उसकी बात सुनने से पहले जवाब दे देना, हर एक की बात को काट देना। मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, जैसे आप कह रहे हैं ना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो वजह यही होती है बच्चों में बाद में इतनी अंदर एनर्जी होती है, उन्हें
यूटिलाइज़ करनी होती है। तो अब वो यूटिलाइज़ अगर आप स्पोर्ट्स में डालते हैं तो बच्चों की वो एनर्जी उसमें यूटिलाइज़ हो जाती है, या बच्चे कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें यूटिलाइज़ हो जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर नहीं होती तो बच्चे जो है इस तरह उनका बिहेवियर शुरू हो जाता है, उससे जो है टीचर चिढ़ने लगते हैं, उनके दोस्त नहीं बनते, और ये है कि उनको हर चीज़ पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोग कि भाई तुम्हारी वजह से ये मसला हुआ है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, लर्निंग मतलब वो सीखते नहीं हैं और उदासी का शिकार हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त नहीं होते। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है हमें ये प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से भी आपने बताया कि ये फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का जो है छोटे बच्चों में जो मामला है, तो ये मामला किस तरह से किया जाए इसको, मतलब किस तरह से वालिदैन बेहतर करें, घर में बच्चों को अटेंशन ज़्यादा दी जाए, मतलब किस तरह से ये सब चीज़ें घर में रहते हुए बच्चों, क्योंकि अभी आपको पता है कोई स्कूल्स वगैरह को, अभी 23 अगस्त का कहा तो आप देखते हैं कि कब खुलता है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वालिदैन और बच्चों का कम्युनिकेशन आपस में किस तरह का होना चाहिए। जी, ये तो इतना मतलब देखें ये इतना आसान भी है, और असल में ये सारा ना अटेंशन की बात है कि जब असल में होता है क्या है, हम सोचते हैं बच्चे हैं इनको क्या करना, ये बच्चे खुद ही टीवी के आगे बैठा दिया, बच्चों को मोबाइल दे दिया कि बच्चे खुद ही, बच्चे फिर वो लर्न कर रहे होते हैं जो टीवी में आ रहा है या जो मोबाइल में वो देख रहे हैं। एक्चुअली हमने उनकी पर्सनैलिटी इस तरह बनानी है कि जैसे सबसे अहम पेरेंट्स को चाहिए कि नॉर्मल अगर बच्चा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई चेंजेस जैसे मैंने बताई तो फ़ौरन वो प्रोफेशनल कोई भी जैसे डॉक्टर है, कोई थेरेपिस्ट है, उसकी आप हेल्प लें। नहीं तो आपने जो बेसिक्स आपने करनी है, एक तो सबसे आपने अपने बच्चे से आई कांटेक्ट रखना है। आई कांटेक्ट इस तरह देखें, अक्सर आपने देखा होगा माँ बाप क्या करते हैं, जाते जाते किचन में से माँ कहती है बेटा तुम पढ़ लो, बेटा तुम ये काम कर लो, ऐसे ही होता है ना। या फिर माँ बाहर जा रही है, बाप जाते हुए बच्चे को ऑर्डर करके जा रहा होता है, बेटा तुमने आज ये काम कर लेना है, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। तो क्या हमें अपने बच्चे से आई कांटेक्ट, उस वक्त हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि बच्चा क्या सोच रहा है, हम जो बात उसे कह रहे हैं उसका रिएक्शन क्या है। तो बाज़ दफ़ा हम उसको कहते हुए अपने फ्लो में चले जाते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो ये सोच रहा होता है कि उसने ये काम नहीं करना, या उसको उस काम में अटेंशन नहीं, तो वो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, उसमें उसका बिहेवियर चेंज होता है। हमें चाहिए अपने बच्चे को सामने बिठा के कोई भी काम कहना है तो आई कॉन्टेक्ट से हम उस बच्चे से ये कहेंगे देखो बेटा आप होमवर्क कर लो। आप देखेंगे कि बच्चा आपके इंटरेक्शन की वजह से एक तो उसको केयर मिलेगी, अटेंशन मिलेगी, बच्चा आपकी बात को फॉलो करेगा। एक तो वजह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने बच्चे को आई कांटेक्ट करके जो भी बात करें बच्चे से सामने बैठा के आप बात करें या उसके सामने होके। सेकंड चीज़ ये है कि आप बच्चे के लिए रूल्स सेट ना कर दें कि जैसे इनिशियली बच्चा भी छोटा है 3-4 साल का, माएँ कहती हैं कि हम इनका टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी बच्चा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। इतना छोटा बच्चा है उसको अकोमोडेट होने दें, उसको स्पेस दें, क्योंकि उसने अभी दुनिया को देखना है। क्योंकि हमने जो एक्सपोजर लिया वो अलग था, हमने तो रूल्स बना लिए, लेकिन बच्चा तो नहीं समझता कि रूल्स क्या हैं, वो इरिटेट होता है और इसकी वजह से उसका नेगेटिव बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया इम्पल्सिव बिहेवियर शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को जेस्चर से भी शो करना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने अपने बच्चे को जो है फुल अटेंशन देनी है, उसको सोशलाइजेशन सिखाएं, अपने रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से मिलना, उसको सोशल स्माइल, यानी कि बच्चा दूसरों को देखे तो किस तरह बिहेव करे, आपने सोशल स्माइल देनी है बच्चों को, और आप बच्चे से इंटरेक्शन करना सिखाना है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, ये आपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है। आपने ये नहीं करना बच्चा फर्स्ट आ गया पढ़ो, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पोजीशन ले आया, ठीक है, नहीं, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स में अप्रिशिएट करना है कि आपने ये काम करना है, तो इससे बच्चे को जो है वो सिक्योरिटी की और सेफ्टी की फीलिंग आएंगी। ठीक है जी, क्योंकि मुर्तज़ा शराजी साहब भी बैठे हुए हमारे साथ, मैं चाहूँगी इनसे भी हम गुफ्तगू करें, क्योंकि ज़ाहिर है 23 अगस्त को स्कूल्स खुलने का कहा जा रहा है, तो इसके साथ साथ वालिदैन बहुत परेशान है, क्योंकि स्कूल में अगर SOPs फॉलो करवा भी दी जाएँ, लेकिन वैन में किस तरह से SOPs फॉलो करवाई जाएंगे, इस हवाले से मैं चाहूँगी मुर्तज़ा शराजी साहब आप बताएं, क्योंकि वैन जो है वो ज़ाहिर सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए होते हैं, उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल कर नहीं सकते, या दो करके बच्चों को ड्रॉप किया जाएगा, किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, इस हवाले से हमारे नाज़रीन के सवाल भी है, पेरेंट्स का भी सवाल है, तो मैं चाहूँगी आप इसको डिटेल में बयान करें। माशाल्लाह, असल में जो वैन का सिस्टम है ये बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो कि ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने भी अपने तौर पर सेटिंग लाजमी तौर पर की है कि जो बड़ी वैनें हैं, एक तो पिकअप है जी हाँ, इसमें 5 साइड जो है ना पर साइड बच्चा बैठता है, तो उसमें वाकई ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जो बड़ी वैनें हैं उनमें इजीली होता है ये। लेकिन ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की होती है पिक एंड ड्रॉप का। तो स्कूल
जो गली महल्ले के हैं वहाँ पर तो इजीली पहुँच जाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं उनके पास सुजुकी पिकअप्स भी हैं और बड़ी वैनें भी हैं। तो बड़ी वैन में का सहारा लिया जा सकता है, उनमें उनको बैठाया जा सकता है। या अगर सुजुकी पिकअप है तो इन्हें अगर काम लाएंगे बच्चे तो डेफिनेटली वो बोझ किन पे पड़ेगा, वालिदैन पे पड़ेगा। सही बात। अगर पहले वो 10 से 12 बच्चे अगर ला रहे थे, अगर वो 5-6 बच्चे एक वैन चलेगी तो उसके ऊपर वालिदैन के ऊपर उसका खर्चा जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि हमें वैसे भी 50% अलाउ किया है। अच्छा, कि 50% आप बच्चा स्टूडेंट्स स्कूल में अलाउ कर रहे हैं होगा। तो आप देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन नहीं, आप पेरेंट्स के ऊपर सवाल कर रहे हैं ना, मतलब स्कूल इंतज़ामिया के भी जो विंग्स वगैरह होती हैं, जो वैन्स होती हैं, तो उसमें आप लोग किस तरह से अमल दरामद करवा रहे हैं SOPs को? क्योंकि जो आप लोग ज़ाहिर कुछ स्कूल्स इस तरह के भी हैं, वो कहते हैं कि आप हमें फ़ीस में सब चीज़ें पूरा पैकेज है, आप इसमें आप दे दें, बच्चे की पिक एंड ड्रॉप और सब चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है। तो वो किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो स्कूल ये दे रहे हैं ना, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रहे हैं, तो डेफिनेटली तो उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ होगा। ठीक है कि भाई हमें बच्चा पहले अगर एक 30 सीटर गाड़ी है तो वो वैसे भी उनके जो है वो 30 की बजाय उसे 20 करेंगे, 15 करेंगे, इस अंदाज से वो ले करेंगे। वैसे भी 50% के ऊपर जो है ना आएगी। ठीक है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इशू मेरी नज़र में इशू है सर, क्योंकि अगर आप 50% बच्चों को अलाउ करते हैं और जो 50% घर में बैठे हुए हैं वो किस तरह से तालीम हासिल करेंगे? लेकिन इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जो है हम हासिल होते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे हैं वैन्स के हवाले से, किस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड कॉलेजेस जो हमारे साथ मौजूद है, मुर्तज़ा शराजी साहब क्योंकि वाइस चेयरमैन है, ये किस तरह से वैन्स के मामले में, क्योंकि ये एक अहम सवाल है जो हर वालिदैन का सवाल है, किस तरह से SOPs के ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा। क्या बच्चे जो है उसी तरह से जाएंगे जैसे पहले जाया करते थे, या फिर मुकम्मल SOPs के साथ जो है बच्चा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जाएगा, वैन्स को सैनिटाइज़ किया जाएगा? इसी वाले से मैं चाह रही थी कि आप मुर्तज़ा साहब हमारे नाज़रीन को जो है डिटेल में जवाब दें। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, हमारा ज़्यादातर जो एरिया है वो है अपनी चार दीवारी। जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है वहाँ पे हम 100% ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं। गाड़ी का जो निज़ाम है ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वैन में कैसे भेज रहे हैं उसे भी वो चेक करें। तो उस वैन में पूछें कि आया इस वैन का जो ड्राइवर है क्या वो भी लाइसेंस याफ्ता भी है। ठीक है जी। कि क्या वो उनको कैसे ले आएगा, कैसे ले जाएगा, और उसमें ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, ये वालिदैन ये करेंगे। बाकी रहेगी बात जो आप इसका कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जहाँ तक हमारे अपने पोजीशन है वो बहुत ही बेहतर है। हर प्राइवेट सेक्टर चाहे छोटा है या बड़ा है वो SOPs का बहुत ख्याल रख रहा है। ये वैन का जो निज़ाम है ये एक बहुत पेचीदा मसला है। नहीं, ये पेचीदा मसला मैं चाह रही ना आप हल करें ना हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि ये हम सर, क्योंकि आप लोग स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं 23 अगस्त को अपने स्कूल, क्योंकि हमारी पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये आपको देख रहा है, पूरा पाकिस्तान का सवाल है। ज़ाहिर सर ये मेरा सवाल नहीं है, हर वालिदैन का सवाल है। जो बच्चे अपने भेज रहे हैं वो स्कूल की जिम्मेदारी, अब खुदा न खास्ता वो जो ड्राइवर है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, वैन सैनिटाइज है, ये स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं 23 अगस्त को, वालिदैन को आप लोग यकीन दहानी दिला रहे हैं कि हम लोग SOPs मुकम्मल फॉलो करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं चाहती हूँ कि हमारे आप वालिदैन को भी मुतमईन करें ना कि ये जो होंगे मामला, चले ठीक है आप बोलते हैं कि वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन जो है बच्चों को जब भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुकम्मल चेक करें, लेकिन स्कूल की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी आपसे ये गुजारिश की कि जहाँ तक है जो स्कूल बज़ात खुद वैन दे रहे हैं उसमें तो हम डेफिनेटली तौर पर हमारे पास तकरीबन 90% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है। कुछ जो रहते भी हैं वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन दिनों ने करवा ली होगी। ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी तो वो लाजमी तौर पर ये करवाएंगे, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो PN है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे स्वीपर है, सब वैक्सीनेटेड होंगे। बाकी जहाँ तक है
कि वालिदैन और हम पार्टनर हैं, सही, कंपटीटर नहीं है। ठीक है। अब हमने मिल के इस चीज़ को चलाना है। किस तरीके से, जहाँ कहीं उन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह उसकी भरपूर तरीके से हेल्प करेंगे। हर वालिदैन अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता, सही बात है। वो नहीं आ सकता। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, हमारे पास वैन ड्राइवर अगर मौजूद है, हम उनको उधर भेजेंगे, मगर वो फिर हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर वालिदैन खुद भेज रहे हैं तो ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबल वालिदैन खुद होंगे। हाँ, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं वो बात कर रही हूँ जो कि स्कूल की जिम्मेदारी है। डॉक्टर शबाना नाज, आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा जो है बात करें। जी इस मतलब ऐसा लगता है ना, गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। वाह वाह, क्या बात है। अब तो ये सिचुएशन हो रही है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, पेरेंट्स की स्पेशली बात करें। तो वही वाली बात है, इन्होंने ठीक बात की कि ये इस वक्त जो है ना, हमें एक ग्लोबल पेंडेमिक है पूरी, तो इसमें हमें सबको मिल के ही करना है अकेले। लेकिन हाँ, स्कूल की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इसकी वजह यह है कि जब आप प्रोवाइड, या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स से ये कहें कि हमने जो है आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब हम SOPs की बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ ये शर्त अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे उठाया है कि वालिदैन को आप क्लियर कर दें कि जो भी होगी ट्रांसपोर्टेशन की, जो भी होगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। एग्जैक्टली ना, कि हर चीज़ तो गवर्नमेंट की या फिर स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं, कुछ पेरेंट्स को भी। क्योंकि देखें, एजुकेशन तो बच्चों की, पेरेंट्स को भी ये फिक्र है कि बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही। जैसे आपके साथ एक प्रोग्राम हुआ था, मेडिकल स्टूडेंट की एजुकेशन कितनी सफ़र कर रही है, क्योंकि जब कॉलेज बंद है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती, आपका वहाँ फिजिकली जाना ज़रूरी है। प्रैक्टिस साइंस स्टूडेंट के लिए स्पेशली थीसिस लिखना, प्रैक्टिकल करना। तो उसमें यह है कि पेरेंट्स को, स्कूल वालों को सिंपली ये कहना चाहिए जिनके पास छोटी वैन्स हैं कि भाई हम जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक कि ये पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं होती, कुछ अरसे के लिए। तो पेरेंट्स खुद ही पिक एंड ड्रॉप करें अपने बच्चों को। दूसरी जो हम तरीका, एक और चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि आपने एक ख़ास तरीका है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि थर्ड लाइन इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। यानी अगर बच्चों की तो वैक्सीनेशन नहीं हो रही वो इस एज की, लेकिन जितने बाकी लोग हैं, जो 70% लोग हैं, वो सब अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो बच्चों को ट्रांसफ़र होने में मतलब आपका वो ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। कि वो जो 70% लोग हैं, बच्चे कहाँ से कैरी करेंगे, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अब वो सारे अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो ये भी बच्चों के लिए एक सेफ्टी है। तो स्कूल वालों को चाहिए कि बग़ैर वैक्सीनेटेड अमला बिल्कुल अलाउ ना करें। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी जो उनका स्टाफ है, बाकी भी या ड्राइवर, उन सब की वैक्सीनेशन के बगैर किसी की एंट्री ना हो। बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहूँगी इसी पर हम एक पूरा प्रोग्राम करें आपके साथ। मुर्तज़ा शाजी साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हो। जब स्कूल्स खुल जाए तो हम पूरा विजिट करें जो जितने प्राइवेट स्कूल्स है कि किस तरह से SOPs फॉलो कराई जा रही है, और वैक्सीनेशन कार्ड्स वगैरह सबके जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके पास वहाँ पे मौजूद है, ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि मतलब आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने स्कूल खोल तो दिए, लेकिन वाकई आप लोग SOPs के साथ आप लोग मुकम्मल काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर शबाना नाज, पोलियो का गवर्नमेंट ने फिर से एक दफ़ा अनाउंस कर दिया, तो इस हवाले से वालिदैन जो अभी भी मतलब बहुत सारे मैंने देखा है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं, और पोलियो की शरह फिर से बढ़ती जा रही है। तो आप बताएं कितना ज़रूरी होता है पोलियो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वालिदैन अभी भी जो मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब सही नहीं है, और समझती हैं आप, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो लोग हैं पुराने सोचों के, वो अभी तक इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखें, असल में निदा पता है क्या, ये जैसे अब स्कूल की कोविड की बात हो रही है, ऐसी पोलियो की, असल में हमारे कुछ पेरेंट्स, सारे की बात नहीं, बहुत तो बहुत कंसर्न पेरेंट्स हैं, हमने देखे हैं, हम लोग खुद भी ऐसे ही थे। तो वो कुछ ये समझते हैं कि सिर्फ मतलब उनकी जिम्मेदारी से वो दस्तबरदार हो गए, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्कूल गए तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो 50% जो है वो अपने घर से, क्योंकि स्कूल में या कहीं भी बच्चा जाता है 5-6 घंटे के लिए जाता है, बाकी जितने जो 17-18 घंटे हैं वो अपने घर पे गुजारता है। उन 17-18 घंटों में जो पेरेंट्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है। पोलियो का जहाँ तक है, देखें पोलियो की वैक्सीनेशन का भी यही है कि लोग, ये पेरेंट्स का है ना, गवर्नमेंट तो भेजती है, लोग आते हैं, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं करवाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि
पता नहीं खुदा ना खास्ता इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब आप ये देखें दुनिया में हर जगह से पोलियो ख़त्म हो गया है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया में भी पहले तक पिछले साल तक था, वहाँ भी अब केसेस ख़त्म हो गए। अब जो हमारे पाकिस्तान में भी सिर्फ अभी ये सिंध में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लाहौर में हुए, मुल्तान में हुए, सक्कर में हुए। अब आप ये देखें सिर्फ पाकिस्तान में कुछ, लेकिन शरह बहुत कम हो गई है। पहले तो 3 डिजिट्स में 100 में थे, 2019 में 20 में 50 केसेस हुए। अभी जो हम 21 में जो है सिर्फ कुछ चंद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। मतलब उम्मीद तो है कि हम लोग अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, ये जो अवेयरनेस हम सब लोग दे रहे हैं। अच्छा, पोलियो में ये है कि अगर आप इसकी वैक्सीनेशन कम से कम, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम इतनी दफ़ा वैक्सीन आ जाते हैं, पोलियो ड्रॉप 2 ड्रॉप्स पिलाने होते हैं। असल तो इसको पहला 2 महीने में, फिर 4 महीने में, फिर 6 से 18 महीने, फिर बूस्टर डोज जो है वो उसका 4 से 5 साल की उम्र में दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कम से कम 15 दफ़ा आपको अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे तो आपके बच्चे का अंदर का सिस्टम इतना मजबूत होगा कि वो पोलियो के जरासीम से लड़ सके। क्योंकि पोलियो जो है वो अगर एक दफ़ा हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वो प्रिवेंटेबल है। वो किससे? वैक्सीन से। दूसरा, अगर आप अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, इम्यून सिस्टम मतलब अंदर मदाफ़ती सिस्टम, वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? उसकी न्यूट्रिशन दें, विटामिन डी आप उसका नॉर्मल रखें, उसके अलावा बच्चे मदर फीड पे हों। ये सारी चीज़ें मिलके, सिर्फ वैक्सीन नहीं, वैक्सीन का रोल 70% अगर है तो बाकी 30% जो है माँ बाप का जो है ये भी रोल है। तो जो लोग अगर वैक्सीन नहीं लगाते तो उम्र भर की माजूरी है उनके बच्चों को। और जब पोलियो का वायरस जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर उसका जो ग्रे मैटर है उसे डैमेज कर देता है, जो रिपेयर नहीं होता दोबारा। तो उसके बाद आपकी पैरालिसिस, दोनों आपके शोल्डर, आपकी टांग, एक टांग, या आपके ये अंगूठे के मसल्स, आपके थाई के, आपके कमर के, पेल्विस, आपने देखा पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं। और ये पैरालिसिस ठीक नहीं होती, मैनेजेबल है कि इसकी रिहैबिलिटेशन होती है, फिजियोथेरेपी होती है, डिफरेंट सर्जरीज होती हैं। लेकिन बच्चा इस तकलीफ से क्यों गुजरे? सिर्फ अगर आप 2 ड्रॉप पिला देते हैं तो बच्चा आपका इस बीमारी से बच जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, मुर्तज़ा शाजी साहब, जिस तरह से अभी स्कूल खुल रहे हैं, तो बार बार स्कूल खुलने का मैं जिक्र इसलिए करें ताकि वालिदैन को पता चल जाए कि तैयारी पकड़ लें। आप लोगों ने भी SOPs फॉलो करवानी है अपने बच्चों से। सिर्फ स्कूल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं है, वालिदैन भी अपना किरदार इसमें पूरा आप लोग अदा करें। क्योंकि ज़ाहिर हमेशा हर बार जो है स्कूल के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है, वालिदैन जो है अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो आप लोग भी एज अ पेरेंट्स अपना जो है इसमें किरदार अदा करें। अच्छा, जिस तरह से अभी 9th और मैट्रिक के भी स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे जो ज़ाहिर 18 और 19 साल की जो उम्र के, उनके वैक्सीनेशन का क्या मामला है? आप लोग वहाँ पे अंदर वैक्सीनेशन सेंटर कायम करेंगे या फिर आप लोग वालिदैन को ही कहेंगे कि आप लोग वैक्सीनेशन वगैरह कार्ड हमें दिखाएं? जी, अभी जो मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि 16 से अबव जो है ना, ये वैक्सीन जो स्कूल में बच्चा आ रहा है 16 ईयर्स का, वो भी वैक्सीनेटेड हो। अच्छा जी, तो अब उसके लिए भी एक अभी अप्रूवल नहीं है, उम्मीद है कि वो आ जाएगी तो उनका भी यही होगा। लेकिन वैक्सीन इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश यही होगी कि बच्चे से सर्टिफिकेट भी लिए जाएँ, उनके वालिदैन से भी लिए जाएँ। और इंशाल्लाह ताला जो स्कूल हम बज़ात खुद, मेरे अपने स्कूल में भी सेंटर बना, हमने वैक्सीनें लगवाई। अब हम पे और भी प्रेशर आ गया कि नहीं आप दोबारा बुलवाएं, तो ये इंशाल्लाह सिस्टम चलेगा। अच्छा, प्रेशर किस तरफ से आया आपके? पेरेंट्स की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? वालिदैन की तरफ से। अच्छा, कि हमें बजाय किसी और जगह पे जाने के, हमें अपने स्कूल के अंदर जो है ना वैक्सीन करवा दें। अच्छा, सही। ये हमारा जो है ना ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में हमने इनको बुलवाया, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके, तो इंशाल्लाह वो आ रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप अंडर एज की बात करें तो अभी तक मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी हमारे साथ, साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछूंगी अभी जो वैक्सीन जो है ये मतलब ये तो 18 अबव भी वैक्सीनेशन वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो अगर अंडर 18 हम करते हैं तो इससे कोई इन बच्चों को नुकसान हो सकता है? या क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ये उन नौजवानों के लिए जो थोड़े बड़े हैं, 19, 18, 20 और 20 वगैरह, जो इस तरह के बच्चों के लिए जी बिल्कुल। अभी तक तो जो वैक्सीन आई है सारी रिसर्च बेस्ड है, 18 के बाद है। लेकिन अभी पाकिस्तान में जैसे काम चल रहा है, जैसे अभी पाक वैक के नाम से जो आई थी चाइना की वैक्सीन, उसमें काम कर रहे हैं नेज़ल वैक्सीन पे भी ना, ओरल और नेज़ल वैक्सीन जो बच्चों के लिए भी आनी है। लेकिन अभी फिर
फ़िलहाल तो उस पे काम चल रहा है, लेकिन 18 से अबव ही है जो, लेकिन 18 से मेरा ख्याल बाद पहले तो कोई कर भी नहीं रहा वैक्सीनेशन। नहीं 16 अभी जो NSU के हुआ है वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, तो उसमें यही कहा कि 16 का दिया है। अब वो देखें क्या बनता है, अभी उसको अप्रूवल आती है, वैक्सीन असल में आती है नहीं आती, अभी जो तो ये अब ये तो इसके डॉक्टर हाँ साहबान ज़्यादा बेहतर जानते जी हैं। जी, बिल्कुल। तो क्योंकि इंशाल्लाह रिसर्चेज इतनी चल रही हैं, अभी तो किसी चीज़ पे कंफर्म ही नहीं है। अब अगर हम बड़ों पे भी करते हुए भी लोग डर रहे हैं कि अभी, हाँ क्योंकि बिल्कुल, अभी अभी भी इसकी बहुत सारे लोग रिसर्च भी पॉजिटिव चल हैं। रहे हैं, लेकिन वैसे तो ये सेफ है, ज़ाहिर है रिसर्च के बाद मार्केट में आती है। लेकिन मेरा ख्याल तो अभी कोई इतना रिस्क लेगा नहीं कि वो बिलो 18 कर सके, 18 ईयर्स के बाद ही है। हाँ, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं, आप बच्चों की डाइट ऐसी कर दें, बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दें, उनका विटामिन डी चेक करें कि वो बच्चा जो है वैसे इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो ये जरासीम पिक ना कर सके ना। या स्कूल इंतजामिया इस तरह के कुछ डॉक्टर्स का अमला अपने पास वहाँ पे रखिए, या वीकली उनका चेकअप हो, बच्चे में कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा टेस्ट हो, सिम्टम्स तो नहीं हाँ, उनको महसूस बिल्कुल। हो रहे हैं, तो ये चीज़ देखें। ये चीज़ ये है कि आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं, अभी पोलियो के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो पोलियो में तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन भी आते हैं, बहुत प्रेशर भी होता है। हुकूमत कहती है अगर आपने इनकार किया तो सलाखों के पीछे चले जाइए। ओह, और जब हम लॉ करते हैं तो किसी बच्चे की किसी भी वजह से तबीयत ख़राब हो जाए, वो हम पे प्रेशर डाल, आपने हमारे बच्चों को ये वैक्सीन क्यों कराइए। मतलब दोनों तरफ से आप लोग पिस रहे हैं। दोनों दोनों तरफ से। तो ठीक है। पर और इन दिनों तो आप तो क्योंकि स्कूल बंद है, क्यों हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन चीज़ ये कि कुछ अरसे से सालों से पोजीशन ये बन गई कि पहले उस्ताद का एहतराम बहुत ज़्यादा किया जाता, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा की जाती थी। इस कोरोना ने जहाँ बहुत सारी बर्बादियाँ की हैं, बहुत सारे नुकसानात पहुँचाए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो कि आप डॉक्टर साहब से भी ये कह रहे थे कि बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ तो चेंज हुआ सो हुआ, उनका असातिज़ा के साथ भी चेंज हो गया। अब असातिज़ा को जिस अंदाज से, जिस लेवल से उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए या जो अंदाज़ अपनाना चाहिए, वो उनका नहीं है। वजह ये कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई। घर में बैठ कर क्या चीज़ आ गई, मोबाइल आ गया। मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि बच्चे की आंखें भी ख़राब हो रही हैं, और वो जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं, अब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि भाई आपकी एजुकेशन जो है ना वो ऑनलाइन हो गई है। अब ऑनलाइन में वो कितनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और कितनी और चीज़ें इस्तेमाल की दूसरी जा चीज़ें रही क्या हैं, कर रहे हैं, वो वालिदैन को नहीं पता, इसी से वो दायरे में वालिदैन को नहीं पता होता। अगर हम यहाँ से जब कभी भी कोई भी चीज़ वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें यही कहते हैं कि भाई आपका बच्चा ऑनलाइन नहीं आ रहा, अटेंडेंस भेजते हैं कि आपके बच्चे ने आज अटेंडेंस नहीं लगाई, तो उनका जो अंदाज़ होता है ना वो भी बड़ा मायूब होता है। ओहो, वो ये कह रहे हैं आप लोग पढ़ाते तो हो नहीं हो, आप लोग ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप फीसों के लिए ये ऑनलाइन का झंझट शुरू किया हुआ है, आपने फीसें लेनी है तो इसलिए जो है सिस्टम किया हुआ है। अच्छा, हत्ता कि अब ये मेरी वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा जब कभी भी स्कूल से टेलीफोन आता है या जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। बिल्कुल। अब वो फ़ोन बंद कर देंगे, देखें भाई स्कूल वालों का फ़ोन है, दो चीज़ें हैं, या तो इन्होंने हमसे फ़ीस लेनी है या बच्चे कंप्लेन की करनी है उनके बच्चे की कंप्लेन करनी है। अब बच्चे की जब कंप्लेन करनी है तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। नहीं, इस तरह एक इसमें मैं एडिशन करूंगी। देखिए, बात ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल पेरेंट्स का बिहेवियर, लेकिन इसमें एक चीज़ गलती ये है कि गवर्नमेंट का इस तरफ हम लोग तवज्जो दिलाएंगे कि जितने भी एकदम से, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, इसमें सारे जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है कंप्यूटर और इंटरनेट और किस तरह से एजुकेशन ऑनलाइन दी जाती है। तो उनका तरीक़ाकार ऐसा होता है कि मतलब बच्चे जो आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईटेक बच्चे हैं, उन्हें सब कुछ समझ आता है, लेकिन जब टीचर इस तरह से एजुकेशन दे रहा होता है जो उस लेवल की नहीं होती, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब टीचर जो भी क्लास ले रहा है, आगे आपका इंटरनेट सही नहीं आ रहा, लोड इतना होता है, बच्चे को सही से उसका इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। एक बच्चा एक ही मतलब एक घर में कई बच्चे और सबकी सेम टाइम है स्कूल क्लास अटेंड करने की, तो किस तरह से एक और नेट के ऊपर बर्डन होता है। बिल्कुल। और भी सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स का भी ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन जो फॉरेन कंट्रीज़ में दी जाती है, बाकायदा अब टीचर्स की टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं कि देखें हर चीज़ की। अब जैसे आम टीचर जब
जब स्कूल में पढ़ाता है तो भी उनके कोर्सेज होते हैं, उसके बाद ही वो लोग स्कूल में जो है ना एजुकेशन देने के काबिल होते हैं। इसीलिए ऑनलाइन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, एक अलग टेक्नोलॉजी है। जब आप इस पर अपने बच्चों को एकदम से, एक अनट्रेंड आदमी जो है जब इस पर एजुकेशन दे रहा होगा, तो इसमें बच्चों की इंटरेस्ट का भी मसला अलग है, लेकिन इसमें 50% इंटरेस्ट उन लोगों की भी है जो एजुकेट कर रहे हैं। अगर इतना हाई क्वालिफाइड जो है टीचर अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो बच्चों को खुद ब खुद ही अट्रैक्शन होती है। तो पेरेंट्स जो कंप्लेन करते हैं, क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं जो डिप्रेशन में हैं या जो इस तरह का इम्पल्सिव बिहेवियर कर रहे हैं। तो उसमें एक वजह जो पेरेंट्स कहते हैं वो ये भी होती है कि जो टीचर्स हैं वो इतने वेल ट्रेंड नहीं हैं। जो कुछ, सबकी बात नहीं करी, बहुत सारे हैं, लेकिन जो नहीं है उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अब आपके 5 क्लासेस हो रही हैं, उसमें से आपके 2 टीचर अनट्रेंड हैं, 3 ट्रेंड हैं। तो जो 3 ट्रेंड हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अनट्रेंड है उनका बिहेवियर भी ऐसा होता है बच्चों के साथ। स्कूल के मैंने खुद भी देखा है क्लासेस देते हुए, तो थोड़ा सा टीचर्स को भी जो है वो उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें जो चीज़ है ना, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, आपने हमें वालिदैन और असातिज़ा पे टोटल नज़ला हम गिराते जा रहे हैं। हुकूमत को हम बिल्कुल साइड पे रख नहीं, रहे मैं हैं। हुकूमत को क्या ब्लेम करूं? हुकूमत का काम है बच्चों को क्लासेस देना, पढ़ाई दिलाना, तालीम देना, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाँ। हुकूमत की है। पहली चीज़ ये है कि चाहे गवर्नमेंट इदारे हों या प्राइवेट। अच्छा, नहीं, हुकूमत को मैं तब ब्लेम करूँ ना जब आप गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं, मुझसे आप प्राइवेट स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं ना। आप लोग भारी भरकम फीसेस लेते हैं, देखकर बुरा तो लगेगा, लेकिन उस तरह से वालिदैन की जो चीज़ें जो उनकी जी जी वो थोड़ा सा प्लीज़, वो ये है कि जब आपके पास नेट की नहीं होगा, जब आपके पास बिजली नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? किसको ब्लेम देंगे? जहाँ तक इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर्स अगर ट्रेन नहीं थे, वो भी प्राइवेट इदारा है, मैं बात करूँ कि वो भी प्राइवेट इदारा है। सुपरविजन जो है ना वो गवर्नमेंट की होती है। अब बहुत सारे इलाकों में लाइट नहीं जाती। सिर्फ आप ये न देखें, आप सिर्फ कराची को ना देखें, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की, सिंध की। तो इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, हमारे पास खुले फिजा में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीने की वसाइल है, शुक्र है अल्लाह का। देखिए, कराची के अंदर आपके पास यूपीएस भी है, आपके पास जनरेटर भी है, आप दूसरे तीसरे चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब आप चले जाएं गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट इदारों में क्या है? किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जनरेटर है, यूपीएस है क्या? उसके वहाँ पर वाईफाई है, तो कैसे टीच करेगा? ठीक है जी। तो हमें यह है कि तकरीबन हम 70-30 रेशो है। 70% अगर हमने बोझ बर्दाश्त किया, 30% गवर्नमेंट का भी है। मतलब आप चाहेंगे गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे इसमें? गवर्नमेंट रिलीफ दे, हाँ। उसको फ़र्ज़ बनता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें हमारे स्टूडेंट्स इनसे एग्जामिनेशन फीसें तो पूरी ली जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, फीस तो गवर्नमेंट के खाते में चली गई। इसी तरीके से हम लोग रिन्यूअल फीसें पूरी देते हैं, हर साल देनी होती है, लेकिन स्कूल हम नहीं खोल सकते। ठीक है। अगर हम स्कूल नहीं खोलेंगे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ये पहुँच रहा है कि माली तौर पर स्कूल मालकान तो अपनी जगह पे रहे सो रहे, लेकिन उसके से जो रिलेटेड लोग हैं वो क्या है? असातिज़ा। प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर टीच करता है, आप एक सर्वे करवा लें तो वो बहुत कम सैलरी के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। कितने ऐसे स्कूल हैं जो कि बंद हो गए। लेकिन सर, आप लोग वालिदैन से तो फीसेस पूरी ले रहे हैं, आप लोगों ने तो वालिदैन को किसी किस्म को रिलीफ नहीं दिया। यहाँ भी रिक्वेस्ट करूँ, ये एक सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं कि ऐसा है। और अगर मैं आपको प्रूफ दे दूं? आप बिल्कुल आप प्रूफ दे सकते हैं। वो जहाँ कौन से स्कूल का होगा? हाई फाई स्कूल का होगा। जो आप जिन लेवल पे आप बात करेंगे, वो कितने हैं ऐसे स्कूल जिनको आप जिनकी एसोसिएशन है, जैसे हम एसोसिएशन है, हमारे पास स्कूल वो होते हैं जो बहुत कम, मैं ख्याल है 2% ही नहीं होंगे जो कि 5000 लेने वाले होंगे। अच्छा, ठीक है। वरना लेस देन 1000 फीस लेते हैं। ये तो मैं मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले की मेरे ख्याल से आप मुझे बात बता रहे हैं। मैं अभी की बता रहा हूँ, आप सर्वे करें, अभी अच्छा। आप टेलीफोन करें,
आप बल्दिया टाउन की तरफ चले जाएं, आप औरंगी चले जाएं, आप कुरंगी चले जाएं, आप जितने मज़ाफ़ाती इलाके हैं ये लेस देन 1000 फीस लेते हैं। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मतलब मेरे जी। लिए बहुत हैरान लेकिन करने अब की बात एक है। मैं उसका आसानी बकायदा ये हो proof गई, भी दे जी दूंगा। जी आपकी बात मैं सही है। अब ये जो प्राइवेट स्कूल का जो एक जाम था ना, वो भी देखिए थोड़ा कम हो जाएगा। ये जैसे जो छोटे आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने अब बहुत अच्छा ये किया है, इकदाम किया है कि जितने भी जो प्राइमरी की जो एजुकेशन है सबकी, उसमें इंग्लिश और सारी चीज़ें जो है ना वो साथ दी जाएंगी। अब क्या है, बच्चों का जो लेवल है ना वो शुरू से ही, जैसे अब आप लोग क्यों दाखिल कराते थे इंग्लिश, मेनली इंग्लिश प्राइमरी में, और गवर्नमेंट में ये बाद में शुरू होती थी, क्लास 6 से होती थी। अब क्या है, जो हमारा कोर्स हो गया ना, ये बहुत अच्छी एक मतलब ठीक देखिए है, जो ये। चीज़ गवर्नमेंट की अच्छी है हमें उसे अप्रिशिएट करना appreciate चाहिए। करना कॉस्ट के चाहिए। ऊपर भी मैं हाँ, तो बात अभी करूंगा। फिलहाल ये चीज़ जो है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, चलें जो 1000 भी अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात तो अलग है। नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, प्राइवेट स्कूल्स बहुत में अच्छी है। 1000 फीस है, तो मैं तो इस चीज़ का अप्रिशिएट करूँगी लेकिन कि आज महंगाई के दौर में और 1000 रुपये फीस है और एक बच्चा जो है तालीम हासिल कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर उसमें यह है कि कम फीस की वजह से स्टैंडर्ड पे, स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हम लोगों के बच्चे ये पढ़ते main हैं, point है। 20-20 हज़ार फीस है पर मंथ, तो अब मतलब फिर प्राइवेट का एक ख़ास एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि चाहे वो 1 लेते हैं चाहे वो 20,000 लेते हैं, तो मतलब उनका जो कोर्स है, जो उनका स्टैंडर्ड है वो एक फिर प्राइवेट बैलेंस ना है। कहलाएं वो स्कूल, फिर तो फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट में बच्चों को भेजा जाए। मकसद कम लेकर और फिर उनका स्टैंडर्ड तो लो ना हो, ये बिल्कुल। मकसद होना जी। मैडम, जहाँ तक मैडम ने एक बड़ी प्यारी सी बात की है, आजकल शायद आपके भी डेफिनेटली नॉलेज में होगा कि यकसा निज़ाम तालीम, यकसान, ये दो निज़ाम चीज़ें तालीम, जी हाँ। हैं। एक निसाब है, यकसाम निसाब और यकसा निज़ाम तालीम, ये दो चीज़ें हैं। अब इन्होंने निसाब तो एक जैसा करने का वफाक की सतह पर ये ऐलान किया गया, 3 सूबे वो चल रहे हैं, लेकिन हमारा सूबा सिंध ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? उसकी एक बड़ी प्यारी सी वजह भी है और हक बजानिब भी है। वो ये है कि हमारा सूबाई तालीम जो है ना, ये 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे के पास आ गया, अब इनकी मर्जी है। जहाँ तक है साइंस के सब्जेक्ट, वो तो यकसा हो गए। अब बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे माशरत उलूम है, माशरत उलूम हर एक का अपना इलाका ही है। अगर आप अपने इलाके के हिसाब से उनको टीच नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब एक बच्चे को आप पंजाब के अंदर उनकी अपनी शख्सियात हैं, सिंध के अंदर अपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी शख्सियात का हवाला है। अगर हम यहाँ पर अंग्रेज़ को पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर वो फ़लाँ शख्सियत, ये फ़लाँ शख्सियत, फ़लाँ, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर हम अपने इलाके की शख्सियत को पढ़ाएंगे, उसका मज़ार भी दिखा सकते हैं, वो ज़िंदा है तो उसकी ज़िंदगी में भी उसे दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी और मुल्क के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारे सिलेबस में पहले बहुत ज़्यादा असहाबा कराम के ज़िक्र हुआ करता था, ज़वाज मुतहरात का ज़िक्र हुआ करता था, अब ये तकरीबन हटा दिए गए। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी पड़ा। तो इस लिहाज से हमारा जो यकसा निज़ाम तालीम है, इसे बेसिकली ये आना चाहिए। और निसाब भी जो है, इसमें बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स यकजा किए जाए, लेकिन माशरत उलूम को अलग-अलग रखा जाए। और हमारे सिंध के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान बनने से पहले से हमारे पास सिंधी है, बाकी सूबों में उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। पंजाब के अंदर पंजाबी लाजमी सब्जेक्ट नहीं है, KPK के अंदर पश्तो नहीं है, बलूचिस्तान में बलूची नहीं है, ऑप्शनल ज़रूर है लेकिन कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। जगह अगर ये हटाएंगे तो डेफिनेटली सिंधी भी हट जाएगी। नहीं, हम तो ये बात हटाने और जो है लाने की बात नहीं कर रहे। एक छोटी सी इसमें मैं करूँ, आप माइंड नहीं कीजिएगा, मेरा मकसद इंटरनेशनल लेवल की बात है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को जब इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, जैसे अब मेडिकल की भी जो एजुकेशन होती है, उसमें अगर सपोज़ कि जैसे हमें अपने लोगों को भी पढ़ाएं तो हमें एक लेवल रखना चाहिए कि क्लास 2 तक जो है वो हमने लोकल मतलब स्टडी करानी है, क्लास 5 के बाद जो है हमें जनरल
जनरल और उसके बाद फिर हमें इंटरनेशनल हस्ती। तो इसी तरह से जैसे लेवल होते हैं एजुकेशन के, इसी तरह से हमें लेवल, मतलब इसमें कोई वो बुराई की बात नहीं, हम इसको यकसा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरीज बना दें कि इस क्लास तक जो है हम ये अपने लोकल लोगों की एजुकेशन देंगे, क्लास 6 और क्लास 6, क्योंकि ये सारी एजुकेशन ही ज़रूरी है। जब आप बाहर डॉक्टर बनने, स्पेशलाइज करने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा, जब इंटरनेशनल तो वहाँ फिर आप डफर बने रहेंगे। बिल्कुल। बात तो एजुकेशन का मतलब कि अवेयरनेस आपको पूरी दुनिया की होनी ज़रूरी है, पाकिस्तान की भी हो, तो इसमें हम कैटेगरीज बना सकते हैं, लेकिन ये कि अपनी भी लोकल भी हमें पता हो और बाहर का भी हमें पता हो। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक चीज़ है, यहाँ पे स्कूल्स जो है ना, जो एक पुराना सिलेबस, एक पुराना जो कोर्स चलता आ रहा है, वही सदियों से चलता आ रहा है। अभी मैं एक एडवांस दौर में इनको चाहिए थोड़ी सी इसमें भी चेंजिंग्स की जाए अपने कोर्स में, अपने सिलेबस मैडम में। इसमें एक चीज़ है कि हमारे सिंध टेक्स्ट बोर्ड ने जी ये तकरीबन कोर्स काफ़ी तब्दील किया और बहुत अच्छा लेकर आए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जब मैं वक्फे की बात दूंगी ना, आज छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। से जो कि एक बहुत अहम ये मामला है, क्योंकि स्कूल्स खुलने वाले हैं और इसी के हवाले से जो है वालिदैन काफ़ी परेशान है। अभी हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज़ भी मौजूद है, मुर्तज़ा शिराजी साहब भी मौजूद हैं, जो कि और प्राइवेट स्कूल एंड सिंध एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मैं इनसे ही ये गुफ्तगू कर रही थी कि अभी जो वालिदैन का जो एक कन्फ्यूजन है, जो एक वो टेंशन में है, इसी वजह से वालिदैन भी डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चों के साथ साथ। तो इस पर भी हमने डिप्रेशन का भी आपके सामने भी पूरा सेशन किया, इसी वजह से हम पोलियो और कोविड के बारे से बात कर रहे हैं। तो अभी जो सवाल था डॉक्टर साहिबा का कि जो कोर्स और सिलेबस और ये सब चीज़ें जो है इन्होंने एक्स्ट्रा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, तो वो क्यों नहीं आप लोग जो है इसमें चेंजिंग्स करवा रहे हैं अभी तक? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेस जितना भी है सब बेहतर होते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि आया टीचर जो कि मैडम कह रही थी डॉक्टर साहब कि ट्रेनिंग के हवाले से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सिलेबस तो वो है जो कि हमारे पास मौजूद है, इसे रीडिंग करा ली और सिलसिला ख़त्म हो गया। जो ट्रेन टीचर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसको रीडिंग नहीं कराता, बल्कि उसके पस से मंजर बहुत चीज़ें उन्हें बच्चों को इतनी करवा लेता है। हम बजात खुद जब पढ़ते थे या कोई चीज़ें, एक मजमून ऐसे कोई भी होता था, अब वो वहाँ से नहीं, सिलेबस में कुछ शामिल था या नहीं था, मगर टीचर्स ने लिखवाया, टीचर्स ने याद करवाया। इसी तरीके से हमारे जितने भी करिकुलम का सिस्टम है ये बेहतर है हर जगह पर, लेकिन आप उसे टीच करने वाली पोजीशन होती है। ठीक है जी। अब टीचर्स ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट थे वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो गए। पहले सीटी पीटीसी का निज़ाम होता था, बीएड एमएड, तो अब वहाँ पर भी एक सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल अंदाज से चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने बजात खुद जब अनट्रेंड टीचर लेने शुरू कर लिए तो लोगों की दिलचस्पी नहीं रही कि भाई हम ट्रेनिंग करें। ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि कोविड के दौरान जो है, क्योंकि एक पूरी आलमी वबा है, तो इस दौरान मैं पूरी पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं सिर्फ सिंध की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर आप सिंध के वाइस चेयरमैन हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस हवाले से भी नाज़रीन को बताएँ कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहे हैं इस दौरान। जी, तकरीबन आउट ऑफ स्कूल बहुत ज़्यादा बच्चा चला गया। तो एक नॉर्मल अगर हम ये कहें कि तकरीबन कम व बेश 10 लाख बच्चा, जो गवर्नमेंट बजात खुद ने उसने एक्सेप्ट किया कि हमारा बच्चा जो 46 लाख रुपए 46 लाख जो है ना स्टूडेंट जाता था, अब वो 40 की बजाय हमारा 40 हो गया, 6 लाख वहाँ पे चले गए। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में इससे कई ज़्यादा चले गए। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में जाने की वजूहत भी बहुत सारी थी। एक तो जहाँ पे उन्हें फीसें देनी पड़ती थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फीसेस से हटकर जब उनके पास खाने पीने का सिस्टम नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो वो बच्चा हमारे पास तकरीबन कम व बेश 30% प्राइवेट सेक्टर से बच्चा वो चला गया। ये तो वो है जो कि रेगुलर आ रहा था वो चला गया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि न्यू एडमिशन जो आना होता है वो अभी तक नहीं हो पा वो न्यू एडमिशन ही नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अभी कोविड की वजह से तो सारी चीज़ें तो बंद थी, तो स्कूल वगैरह भी बंद वो थे, है। तो कैसे? तो आप जो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में फीसेस के हवाले से अब हमारे पास 30% तो बच्चा चला गया, वैसे बाकी 70% बच्चा आ रहा है, फीसेस वो भी नहीं दे पा रहे, लेकिन हम उन पेरेंट्स के साथ बाकायदा तौर पर तावन भी कर रहे हैं। चाहे उन्हें कुछ बच्चों को रिलैक्स दे रहे हैं,
उनकी पोजीशन को देखते हुए बास को किस्तों में लेके जा रहे हैं। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा स्कूल नहीं है कि फीसेस की वजह से किसी बच्चे को उन्होंने निकाला हो। ठीक है मैं जी। बड़ी बाकायदा पुरवसूख और ये दावा कर रहा हूँ कि कोई भी स्कूल प्राइवेट उसने किसी भी और बच्चे अगर को वालिदैन जो है फीसेस ना दे पाए और बच्चों का एडमिशन ख़त्म कर दिया जाए तो फिर इस पे आप जो है आपने वालिदैन को कोई यकीन दिलाने दिलाई कि आप लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो उनके साथ कोऑपरेट करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है जी। बहुत सारी जगहों से जो आती हैं, हम बाकायदा तौर पर अपने जो दोस्त अहबाब हमारे मेम्बरान हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, यार हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चे का काम है पढ़ना। फीसेस का मामला वालिदैन का है, वो अगर अफोर्ड नहीं कर रहे, आज उनके साथ ऐसी पोजीशन है तो कोई मसला नहीं है। जहाँ पे हम एक दूसरे एडजस्ट करते हैं। और किसी भी प्राइवेट स्कूल ने इन 2 सालों में अपनी फीसेस इंक्रीज नहीं की। सही है जी। अच्छा जी, हम बात करेंगे जो मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ है आयशा नामी लड़की की, किस तरह से एक औरत की इज़्ज़त को जो है खुले आम जो है उसकी इज़्ज़त को पामाल कर दिया गया। और ये बहुत ही खौफनाक ख़तरनाक वाक़या था जो कि खुले आम जो है मीनार पाकिस्तान जहाँ पे करारदार मंजूर हुई थी 14 अगस्त 1947 को करारदार मंजूर हुई थी, वहाँ पे इतना खौफनाक वाक़या पेश आ जाना, लोग कहते हैं कि ये पूरा प्री प्लान जो है ये किया गया था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर ये वाक़या प्री प्लान किया गया था तो जो वहाँ पे लोग मौजूद थे तो वो भी जो है प्लान के तहत उनको बुलाया गया था। लेकिन मतलब एक बात समझ नहीं आती, खुले आम इस चीज़ को जो है वाक़या जो हो गया और इसको फिर आप ये प्लानिंग की एक शक्ल दे देते, मतलब ये एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या था। डॉक्टर शबाना नाज बचाऊँ, क्योंकि आप एक ख़ुद औरत हैं, मैं एक औरत हूँ, मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ कि औरतों के आए रोज़ कभी छोटी बच्चियाँ, कभी जानवरों के साथ, कभी इस तरह से खुले आम 400 अफराद वहाँ पे दरिंदे मौजूद थे और किस तरह से उस औरत को फुटबॉल की तरह से उछाला गया था। तो ये वाक़यात जो होते हैं आए रोज़ इस तरह के रोनुमा होते हैं। तो आप एज अ वुमेन क्या इस हवाले से कहेंगी? देखिए, ये तो ऐसा वाक़या था कि इसको देख के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो जब वो देखा तो मुझसे देखा भी नहीं गया ना टीवी पे, वो तो उसके बाद था कि हम तो सिर्फ देखने वाले थे। ये ऐसा वाक़या है कि बिल्कुल दिल दहला दिया इसने। अब वो चाहे देखें प्री प्लान था या कुछ भी जो भी था, एक औरत का भी इस्तेहसार हुआ, बहुत बुरी बात है, ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। उसके अलावा आप ये देखें हमारे पाकिस्तान का इमेज कितना, ये हर टीवी चैनल बाहर का भी जिस तरह से भी किया गया, ये पाकिस्तान की सारी एक इमेज कितनी ख़राब हो रही है। दिन जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, ये चीज़ें मतलब जो मीडिया, उन्हें तो हमारे पाकिस्तान के तो बहुत दुश्मन है। आप देखें हमारा पाकिस्तान जिस तरह आगे जाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से इसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की जाती है। बहुत दुश्मन है पाकिस्तान के, पाकिस्तान को आगे आप देखें नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ये उसका भी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्री प्लान भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई। ये चीज़ मतलब लोगों की जो मैं र्यूमर्स और सोशल मीडिया की हद तक ये चीज़ में सुनी, अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये प्लानिंग के तहत किया गया था या कि मतलब वाकई अगर प्लानिंग के तहत भी किया जाता तो मेरे ख्याल से इतना सारा वहाँ पे मजमा नहीं होता, क्योंकि वो तो पब्लिक प्लेस है और ये तारीखी जगह है जहाँ पे हर शख्स चाहता है कि अपने छोटे बच्चों को लेके जाया जाए। और इस तरह के वाक़यात जब हो जाते हैं तो कि मतलब मुझे हैरत इस बात पे है नेहा, देखिए अगर देखा जाए पब्लिक प्लेस, अगर हम कायदे आज़म के मज़ार पे भी जाते हैं, इतनी सिक्योरिटी, वहाँ का अमला भी मौजूद होता है, वहाँ पर इतनी पब्लिक, मतलब ये तो चलो वो लोग थे जिन्होंने गलत काम किया, ख़राब लोग समझें जो कि इस तरह कर रहे थे, लेकिन वहाँ तो भरा हुआ होता है। मैं खुद भी जब लाहौर गई थी तो मैं मीनार पाकिस्तान पे गई थी, वहाँ तो इतना रश होता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और फिर 14 अगस्त एक छुट्टी का दिन था। ये वाक़या जो है ना वो समझ से बाहर आया हुआ है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि लाखों लोग वहाँ, हज़ारों लोग होते हैं, लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में तो लोग होते हैं, तो इतने हज़ारों लोगों की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो गया। फिर दूसरा, वहाँ पर अपना मीनार पाकिस्तान का अपना अमला, वहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है, आप कायदे आज़म मज़ार पर जाएँ कि आप कोई गलत काम करें, कैमरास लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें अभी क्या होता है, अभी इसमें इसके ऊपर सारी ऑब्जर्वेशन चल रही है और इसमें असल हकायक आपको भी पता चलेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो भी हकायक थे, जो भी मामला था, अगर उन्होंने खुद अपनी शौहरत के लिए सब कुछ किया तो ये बहुत ही गलत बात थी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जानवरों के साथ जो ज़्यादती कर दी जाती है या छोटी बच्चों के साथ कहा जा रहा है कि वल्गैरिटी और सस्ती शौहरत और ये सारी फेम के लिए सब चीज़ें की गई थी, क्या वो जानवर जो है फेम के लिए
जो है इस दुनिया में आए थे, या वो छोटी बच्चे हैं जिनको, जो फूल जैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना मतलब अभी तक वो खिली नहीं थी पूरी तरह से, और उनको मतलब इस तरह से दरिंदगी का निशाना उनको बनाया गया। देखिए ये जो विक्टिम है ना, जिसके साथ हुआ वो फेम के लिए नहीं कर रहा, अगर इन केस ये फेम, कोई औरत फेम के लिए इस हद तक नहीं जा सकती लेकिन है, ये जो कोई औरत दूसरे नहीं जा जो लोग सकती। मैं दूसरे वाकयात की बात कर रही हूँ, जैसे बच्चों के साथ होता है, उसमें ना उन लोगों की जहनी सेहत खराब होती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते वो हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, उनकी ये सोच समझ खत्म हो जाती है कि क्या अच्छाई है क्या नेकी है। उसकी वजह ये सोशल मीडिया जिस तरह से वो यूज़ करते हैं आजकल, गलत फिल्में देखना, गलत वीडियोस देखना, गलत लोगों में उठना बैठना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको क्लिक करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से वो ये, इसमें हमारे मेंटल हेल्थ जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों की वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो हेल्थी पर्सन नहीं होते जो लोगों के साथ ऐसा करते हैं। एक अच्छा एक साफ इंसान कभी भी नहीं कर सकता, ये वही इंसान कर सकता है जिसकी सोच समझ एक नॉर्मल इंसान वाली नहीं होती। ठीक है जी, मुर्तज़ा साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले के बाद जो है औरतें बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, और मर्दों के ऊपर से औरतों का भरोसा उठ चुका है, ये भी कहा जा रहा है जगह जगह पे। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी इस हवाले से भी जो है मैंने कोट्स वगैरह भी देखे, तो आप क्या कहेंगे? इसमें जी सबसे पहली चीज़ है कि हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, हम मुसलमान हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो। इस्लाम में दो चीज़ें और भी वाजिब हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ, वह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ठीक है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जहाँ अगर वो एक मोहतरमा गई, चाहे जैसे भी हो, प्री प्लान हो, जो भी आप वाली हमारा बात, मैटर नहीं वो है, हाँ, हमारा उनका मैटर अपना नहीं है। ज़ाती हमारा मैटर ये है, अगर किसी ने भी, एक ने, दो ने, तीन ने अगर कोई ऐसी हरकत की, इब्तिदा में तो ये एक दो ने की होगी, उसके साथ जो दूसरे लोग थे 400 लोग, 400 लोग, क्या रोकने वाला कोई नहीं था? यही तो सवाल है, यही तो आप- वहाँ पे सवाल निशान है, जो कि वहाँ की अमला, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, यहाँ वहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी के जो लोग थे वो कहाँ थे, वो सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी, मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे, जो ड्यूटी पे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने फिर उनको नीचे जो साइट थी मीनार पाकिस्तान की, उन्होंने उनको अंदर फिर उसको ये भेजा, अभी उनको तो रेस्क्यू वहाँ वगैरह सीसीटीवी किया। कैमरास है ना, ये सारी अब सब फैक्ट्स पता चल जाएंगी। अभी तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप देखिएगा सच सामने आएगा, जो भी है, जिसने गलत किया वो भी सामने आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस तरह के वाकयात होने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जहाँ तक इस चीज़ का वास्ता है ना कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। बदनामी, मुल्क की बदनामी, ख़ानदानों की बदनामी, इंसानियत की बदनामी, ये काम कोई इंसानियत का भी नहीं है। जो आप कह रहे थे कि जानवर हैं, बच्चियां हैं, जो ये, तो ये तो किसी भी कौम मज़हब से क्यों ना हो, बीइंग ए मुस्लिम हट जाए कि कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता ठीक है जी। कि आप ऐसी हरकत करें। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको रोकने वाले आम तौर पर घर के अंदर हमारे बहन भाई, माँ बाप, पहली कोशिश इनकी होनी चाहिए, इन्होंने क्यों नहीं रोका। बिल्कुल। अगर वो इस हिसाब से वो वहाँ पे चली गई तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें थोड़ा शर्म हया का ख्याल कर लेना चाहिए था, वो रोक लेते। लेकिन यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये होता है कि कोई किसी को गलत काम करते हुए मना करे तो क्या तेरा क्या जाब है, तू अपना काम कर। लेकिन मुझे है हुक्म आज़म, आप अपने बुराई को जहाँ तक रोक सकते हैं वो रोकें, चाहे जोर बाजू पे रोकें, बजरिए लिसान रोकें, या कल्बी तौर पर उससे मुनहरिफ हो। तो हम बजाय चीज़ें मना करने के, रोकने के, वो देखा देखी में खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुर्तज़ा शाजी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर शबाना नाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ। दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से बोला। गाजी अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। गाजी
अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। जो सोती थी तेरे पहरे में वो आँख कभी ना सोएगी गाजी। अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। जो जागते थे तेरी हैबत से वो शामी चैन से सोएंगे। वो शामी चैन से सोएंगे। लेकिन बाबा के सीने पर सोने वाली ना सोएगी गाजी। अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। तू सो जा चैन से मक्तल में अब्बास रुकैया जिंदा है। अब्बास रुकैया जिंदा है। अब तेरी जगह हम शीर तेरी पहरा देगी ना सोएगी गाजी। अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। बिन बाजुओं के कैसे गाजी तू जी से ज़मीं पर आया है। तू जी से ज़मीं पर आया है। सुन के ये मुसीबत ज़ैनब से माँ जीते जी ना सोएगी गाजी। अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। ये इब्ने नौफिल कहता था इतना मारा है ज़ैनब को। इतना मारा है ज़ैनब को। जख्मों के सबब गाजी की बहन अब कब्र में भी ना सोएगी गाजी। अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। दरबार में कातिल अकबर का कहता था मेरा दावा है। कहता था मेरा दावा है। बरछी का जख्म जो याद रहा माँ जीते जी ना सोएगी गाजी। अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। असगर के बाद ना आएगी अब नींद रबाब की आँखों
में, अब नींद रबाब की आंखों में। आएगा नजर खाली झूला, खाली झोली ना सोएगी गाजी, अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। मोहसिन सज्जाद और ज़ैनब के ये अश्क नहीं अब रुक सकते, ये अश्क नहीं अब रुक सकते। गर आंखें थक के सो भी गई, आंखों की नमी ना सोएगी गाजी, अब चैन की नींद कभी औलाद अली ना सोएगी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने ये खूबसूरत आवाज़ में नोहा पढ़ा और कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ बयान की। मेरे ख़्याल से पहले तो मैं इनका तारुफ़ कराते चले। मारूफ़ नोहा खुआ है फ़रहत अब्बास साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। जिस तरह से आपने नोहा पढ़ा तो ये आज की दिन की निस्बत के हवाले से था, 11 मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपने ये जो है ये पढ़ा, जो पूरे जो करबला का जो वाक़या पेश आया, फिर उसके बाद का ये मंज़र था, है ना? गाजीपुर फजील अब्बास वो हस्ती थी कि जब तक वो थे अहले हरम को ढारस थी, बिल्कुल। बाद उनके वो सारे वाक़यात उन्हीं से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वो होते तो ये नहीं होता। सही बात है। तो ये जो उसके बाद जो पूरे जुल्म का पहाड़ टूटा और सारे जो चीज़ें हुई, ये उसके बाद का जो है सारा वाक़या है ना, जिस तरह से अभी आपने, मैं यही अपने नाज़रीन को बताना चाहती कि 11 मुहर्रमुल हराम के निस्बत से आपने ये वाक़या पढ़ा। जुम्मे का भी दिन है और जिस तरह से मैं चाहूँगी कि अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है जुम्मे के दिन की निस्बत के हवाले से मौलाना जो साहब है, उनको भी हम अहले सुन्नत से अगर कोई मौलाना साहब है तो उनको भी लाइन पे लें कि जुम्मे के दिन की क्या फ़जीलत है, उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप अपने नाज़रीन को जो है इस हवाले से हम उनको बताते चलें। मैं चाहूँगी कि आप एक और नोहा हमारे नाज़रीन को आप सुनाएँ। जुम्मे के भी दिन है और ज़ाहिर मुबारक दिन है और जो है ईद के दिन की तरह जो है हर मुसलमान इस दिन को मनाता है, लेकिन ज़ाहिर 11 मुहर्रमुल हराम है, तो मैं चाहूँगी कि वो जो एक दर्द, एक तकलीफ़ है, सब चीज़ें जो उस एक करबला के मैदान में छोटे नन्हे बच्चों के साथ और जो सब ज़्यादतियाँ हुई, तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप जो है सुनाएँ। जी जी जी। रंगी है खून से कर वो भला, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो भला, दूर दूर तक कासिम को ले गई है क़ज़ा, दूर दूर तक रंगी है खून से कर वो भला, दूर दूर तक गाजी कहाँ कहाँ से उठाए तुझे हुसैन, बिखरा हुआ है लाश तेरा, दूर दूर तक रंगी
है खून से कर वो बला दूर दूर तक। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौलाना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ नहीं आ पा रही। मेरे ख्याल से उनको हम दोबारा लाइन पे लेते हैं, लाइन डिस्कनेक्ट करके, ताकि फिर हम उनसे गुफ्तगू करें जुम्मे के दिन की फजीलत के हवाले से, कि जुम्मे के दिन कितना अहम होता है हर मुसलमान के लिए, जो है इसकी क्या फ़जीलत है, किस तरह से जुम्मे के दिन को मनाया जाता है। क्योंकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अपने कारोबार को बंद करके इबादत की तरफ जाओ, अल्लाह के हवाले करके आप चले जाइए। जुम्मे के दिन की इतनी, मतलब सिर्फ जुम्मे के दिन के हर दिन की ही इतनी वैल्यू है, लेकिन जुम्मे का दिन एक ख़ास दिन में ईद की तरह हर मुसलमान मनाता है। तो मैं चाहूँगी कि हम मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से इसी हवाले से हम बात करें कि जुम्मे के दिन की क्या फ़जीलत है हमारे इस्लाम में, जो है इसको ईद की तरह क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हर मुसलमान की अगर बात करूँ तो वो ईद की तरह ही, ख़वातीन हो या फिर बच्चे हों या हमारे बुज़ुर्ग हों, वो किस तरह से जो है जुम्मे के दिन को ईद की तरह मनाते हैं। तो इसी हवाले से मैं चाहूँगी कि हम जो है मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब हमने सुन सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कोई सिग्नल्स का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे मुफ्ती साहब की आवाज़ नहीं आ पा रही है। अगर वो हमें सुन सकते हैं तो मुफ्ती साहब, आप आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जिस तरह मैं बयान कर रही थी कि जुम्मे के दिन की फजीलत के हवाले से, तो जो है ये वाकई एक अहम दिन हुआ करता है। हर शख्स जो है जो मुसलमान जो है हर अपने मतलब अल्लाह के हवाले अपने सारे कारोबार जो है छोड़ के और मस्जिद का रुख करते हैं। कितना अच्छा लगता है, सब जमात के साथ जो है नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें छोटे बच्चे हों, इत्तर लगाते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं, अच्छा सा मतलब ख़वातीन भी जल्दी जल्दी खाना बना के और जो है अब नमाज के लिए, इबादत के लिए खड़ी होती है। तो वाकई ये दिन, जैसे हम ईद के लिए तैयार होते हैं स्पेशली सुबह उठ के, इसी तरह से हर शख्स जो है जुम्मे के दिन की इसी तरह से तैयारियां करते हैं। तो अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि मुफ्ती साहब हमारे पास आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप नोहा जो है उसे दोबारा कंटिन्यू करें। जी, नोहा जो है आप उसको दोबारा से कंटिन्यू करें, ताकि हम जो है शुरू करें, ताकि फिर जो है हम अपने अख्तिताम की तरफ जाएँ प्रोग्राम के। जी जी जी, जहाँ से आपने आपका आखिरी जो वो था उसके आगे से आप कंटिन्यू कर लें। जी। गुर्बत के पहले मिल गया निज़ों को शीर खार, गुर्बत के पहले मिल गया निज़ों को शीर खार, माँ ने बहुत तलाश किया दूर दूर तक, रंगी है खून से कर वो वाला दूर दूर तक। अकबर की लाश तक कभी, असगर की लाश तक, शबीर कोनियों पे चला दूर दूर तक, रंगी है खून से कर वो वाला दूर दूर तक। लाला के शामियों ने गिराए हुसैन पर, पत्थर न कोई रन में बचा दूर दूर तक। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरहत अब्बासी साहब, आपने जो है कितना दर्द, कितनी खूबसूरत आवाज़ में वो पूरा मंज़र, वो पूरा दर्द आपने बयान किया। मैं आपका आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को भी आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त, मुझे मेरी पूरी टीम, हमारे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें, फ़ीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।